हेलो दोस्तों, तो सीखा एनएम क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम उस दिन पढ़ाए थे जो सब्जेक्ट था हेल्थ प्रमोशन। हेल्थ प्रमोशन जो सब्जेक्ट था एनएम का फर्स्ट ईयर का, उसमें चैप्टर फर्स्ट पढ़ाए थे आवश्यक पोषक तत्व। इसके बारे में हम पढ़ाए थे, जो कि बहुत लंबा चैप्टर चला जा रहा था, तो इसको हम दो भागों में बांटे थे। तो फर्स्ट भाग में हम प्रोटीन तक पढ़ा दिए थे। अब इसके आगे हम आज स्टार्ट करते हैं। तो आज हम विटामिन के बारे में बताएंगे। प्रोटीन तक तो कंप्लीट हो गया, अब विटामिन से स्टार्ट करते हैं। तो विटामिन तो भोजन में अल्प मात्रा में कुछ रासायनिक तत्व होते हैं जो शारीरिक वृद्धि एवं विकास में सहायक होते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। जो विटामिन होते हैं ये कितने प्रकार के? दो प्रकार के होते हैं। ये भोजन में अल्प मात्रा में मिलते हैं, लेकिन शरीर की वृद्धि और विकास के लिए क्या होते हैं? सहायक होते हैं। तो पहला है जो चर्बी में घुलनशील विटामिन, जो चर्बी में घुल जाए। इसके अंतर्गत आते हैं ए, डी, ई और के, जो चर्बी में घुलनशील हो या वसा में। दूसरा है जल में घुलनशील विटामिन। इसके अंतर्गत बी कॉम्प्लेक्स वर्ग के समूह, जितने भी बी वर्ग के ग्रुप होते हैं उनके आते हैं। और फिर विटामिन सी भी आते हैं। कौन? जो जल में घुलते हैं, बी कॉम्प्लेक्स वर्ग का समूह और सी। तो हेडिंग है पहला विटामिन ए। यह एक वसा में घुलनशील विटामिन है जो मनुष्य के लिए आवश्यक पोषाहार है। इसका सबसे बड़ा काम दृष्टिपटल की जटिल रचना में प्रवेश करना है। ये जो विटामिन ए है, इसका मुख्य कार्य क्या है? दृष्टिपटल, मतलब आंख के लिए। तो इसके स्रोत है मवेशी वर्ग में क्या आएगा? मक्खन, घी, दूध, अंडा, मछली आदि। पौधा वर्ग में पालक, गाजर, धनिया पत्ता, आम, बथुआ, साग आदि। ये क्या है? स्रोत है। विटामिन ए इनमें पाए जाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा क्या है? विटामिन ए गाजर में पाया जाता है। तो जो विटामिन ए है उसका कार्य क्या है? तो यह दूध उत्पादन में सहायक होता है। दूध उत्पादन में कौन? विटामिन ए सहायक होता है। अगला है शरीर की सामान्य वृद्धि में सहायक होता है। अगला है त्वचा को स्वस्थ रखता है और संक्रमण से बचाता है। अगला है मंद प्रकाश में देखने की क्षमता बनाए रखता है। विटामिन ए के क्या है? कार्य है। अगर मंद प्रकाश जो होता है, कम लाइट में अगर विटामिन ए का सेवन करने का कम लाइट में भी हम कोई कार्य करेंगे तो ये हमारी क्षमता को क्या करेगा? बढ़ा के रखता है, बनाए रखता है, मेंटेन रखता है। फिर त्वचा के संक्रमण से बचाता है, जो भी संक्रमण होता है। फिर त्वचा को स्वस्थ रखता है, मुलायम रखता है। नहीं तो विटामिन ए की कमी से क्या होगा? त्वचा पे एकदम मेढक की तरह वो दिखने लगता है, तरह रुखड़ी और मोटी हो जाता है एकदम पूरा, जो स्किन होता है। फिर अगला हेडिंग है अभाव से उत्पन्न रोग। तो विटामिन ए के अभाव से कौन कौन से रोग उत्पन्न हो सकते हैं? तो रतौंधी हुआ एवं आंख की अन्य बीमारियां जैसे जीरोपथलेमिया, कॉर्निया आदि। दूसरा है शरीर की सामान्य वृद्धि में अवरोध होना, जैसे सामान्य वृद्धि में रुकावट होना शरीर के। अगला है आंख का पारदर्शक पर्दा का मोटा हो जाना, जो आंख का पारदर्शक देखने वाला जो आर पार होता है उस पर क्या? मोटा पर्दा पड़ जाना। अब हेडिंग है विटामिन डी। तो यह वसा में घुलनशील विटामिन है। यह मुख्यतः हड्डियों के विकास के लिए आवश्यक है, जो बढ़ते हुए बच्चों और युवाओं के लिए अनिवार्य है। इसके स्रोत क्या है? तो भोजन में क्या प्राप्त होगा? मछली, अंडा, मक्खन, तेल आदि। सूर्य की रोशनी में अल्ट्रावायलेट किरण से प्राप्त होता है। ये भोजन से प्राप्त होता है या तो फिर सूर्य की रोशनी से। विटामिन जो डी होता है भोजन में बहुत कम ही, लेकिन अधिकतर सूर्य की रोशनी से प्राप्त होता है विटामिन डी। इसका कार्य क्या है? तो हड्डियों की संरचना में सहायक होता है। यह कैल्शियम के अधिक से अधिक प्रयोग में सहायक होता है। अगला कैल्शियम तथा फास्फोरस के विटामिन एवं उपयोगिता के नियंत्रण में सहायक होता है। तो कौन? विटामिन डी के सब कार्य हैं। इसके प्रभाव से कौन सा रोग हो सकता है? इसकी कमी से बच्चों में रिकेटस तथा वयस्क में ऑस्टोमेलेसिया की बीमारी होती है। दूसरा छाती, टांगे, घुटना आदि में विकृति, टेढ़ी मेढ़ी हो जाना। इसके विटामिन डी की कमी से ये रोग होते हैं, जो छाती हुआ, टांगे हुए टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। विटामिन डी की अधिकता का प्रभाव, मतलब अधिकता से भी कहीं ना कहीं कोई रोग होता है, जैसे चक्कर आना, उल्टी होना, अधिक प्यास लगना। ये विटामिन डी के अधिकता के कारण होता है। अगला है विटामिन के हेडिंग है। यह एक वसा में घुलनशील विटामिन है जो मनुष्य के शरीर में रक्त को थक्का बनाने में सहायक होती है। जो विटामिन के वो क्या है? रक्त को थक्का बनाने में सहायक होता है। इसके स्रोत क्या है? तो पत्तेदार सब्जी, टमाटर, सोयाबीन, चुकंदर आदि। इसके कार्य क्या क्या हो सकते हैं? विटामिन के कार्य तो रक्त के जमाव में सहायक होते हैं, फिर यकृत के कार्य में भी सहायक होते हैं। अगला न्यूनता का प्रभाव। तो विटामिन ए की कमी से क्या प्रभाव होगा? तो रक्त का थक्का न बनना। अगला है विटामिन ई। यह भी एक वसा में घुलनशील विटामिन है, विटामिन ई। इसके स्रोत में होंगे गेहूं के अंकुरित का तेल, हरी पत्तेदार सब्जियां तथा अंडे की पीली जर्दी। जो अंडा होता है उसके अंदर जो पीला निकलता है उसमें विटामिन ई ज्यादा पाया जाता है। फिर ये कार्य क्या है? तो गर्भाधारण करने में क्या होता है? सहायक होता है। कौन? विटामिन ई। फिर न्यूनता का प्रभाव। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बांझपन हुआ, मानसिक की गड़बड़ी। अब हम विटामिन बी ग्रुप के बारे में बात करेंगे कि कितने विटामिन होते हैं। जैसे विटामिन B1, B2, B6, B12, ये सब विटामिन के ग्रुप हैं।
ग्रुप तो और भी है, 6 भी है, 7 भी है, 5 भी है, बट बुक में ये दिया है 1 2 6 और 11। तो अगला है विटामिन B1। तो यह पानी में घुलनशील विटामिन होता है जो विटामिन B1 है। इसका स्रोत क्या होगा? तो मवेशी वर्ग में दूध, अल्प मात्रा में अंडे से प्राप्त होता है। इसे दूध में प्राप्त होता है या फिर अल्प मात्रा में अंडे से मिलता है विटामिन B1। पौधे वर्ग में आएगा चावल, चना, गेहूं की भूसी आदि। कार्य क्या है? तो यह सामान्य पाचन एवं अच्छी भूख लगने की स्थिति को बनाए रखता है। अगला पॉइंट है शरीर में गर्मी एवं शक्ति प्रदान करना। न्यूनता का प्रभाव, मतलब इसकी कमी से कौन से रोग हो सकते हैं? तो बेरी बेरी रोग का होना, भूख का न लगना, थकावट तथा कमजोरी का होना। अगला हेडिंग है B2। यह जल में घुलनशील विटामिन है। इसके स्रोत क्या है? तो मवेशी वर्ग में दूध, मछली, कलेजी आदि। पौधा वर्ग में अनाज, मटर, ताजा हरी पत्तेदार सब्जियां। कार्य क्या क्या है? तो प्रोटीन और वसा के चयापचय में भी सहायक होता है। जो प्रोटीन पोषाहार में था, प्रोटीन और वसा के चयापचय मतलब पचाने में क्या होता है? सहायक होता है। फिर कार्बोहाइड्रेट की सदुपयोगिता में सहायक होता है। न्यूनता का प्रभाव, कमजोरी होता है, जीभ में छाले पड़ना, नेत्र रोग का प्रकोप। अगला हेडिंग है विटामिन B6। यह जल में घुलनशील विटामिन है। इसके स्रोत क्या है? तो मवेशी वर्ग में आएगा कलेजी, गुर्दा, मांस, दूध आदि। पौधा वर्ग में गेहूं के अंकुर, फिर अनाज के दाने आदि। इसके कार्य क्या क्या है? तो प्रोटीन के चयापचय में सहायक, तंत्रिका ऊतकों की मरम्मत में सहायक। न्यूनता का प्रभाव हो गया क्या? वह मन में चिड़चिड़ा रहता है, बच्चों के विकास को अवरुद्ध करता है, फिर रक्त अल्पता जिसको एनीमिया भी बोलते हैं, खून की कमी भी होती है। अगला हेडिंग है विटामिन B12। यह जल में घुलनशील विटामिन है। इसके स्रोत है मांस, अंडा, दूध, मूंग की दाल आदि। इसके कार्य में क्या है? लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण करता है, फिर ऊर्जा उत्पादन। न्यूनता का प्रभाव, इसकी कमी से क्या रोग होगा? तो एनीमिया या रक्त अल्पता। अगला हेडिंग है विटामिन C। यह एक जल में घुलनशील विटामिन है। भोजन बनाते समय यह विटामिन ज्यादा नष्ट होती है। जब भी हम भोजन बनाते हैं, बार बार ढक्कन को खोलते हैं, तो इसमें क्या होगा? विटामिन C ज्यादा नष्ट होता है। इसके स्रोत में मवेशी वर्ग में बहुत अल्प मात्रा में मांस और दूध में मिलती है, मतलब कम मात्रा में मांस और दूध में प्राप्त होता है। अधिकतर ये खट्टी चीजों में प्राप्त होता है विटामिन C। तो पौधा वर्ग में आएगा आंवला, अमरूद, नींबू, नारंगी और टमाटर, आम आदि। इसके कार्य क्या है? घाव जल्द भरने में सहायक हो। दूसरा है लोहे के शोषण करने में सहायक होती है। लोहा मतलब अगला है रक्त के प्रवाह को रोकने में सहायक होता है। इसकी कमी से क्या क्या रोग हो सकता है? न्यूनता का जो प्रभाव है तो स्कर्वी रोग, मसूड़े में सूजन एवं रक्त आना, जख्म भरने में कठिनाई। पांचवा है खनिज लवण। जो पोषक तत्व में 5 थे, तो इसमें पांचवा सबसे लास्ट है वो खनिज लवण। यह शरीर को सुरक्षा प्रदान करते हैं। कोशिकीय जीव का अस्तित्व खनिज पदार्थ पर निर्भर होता है। जैसे कैल्शियम हुआ, फास्फोरस हुआ, आयोडीन हुआ, लोहा हुआ, ये क्या है? खनिज लवण है। तो पढ़ते हैं पहले कैल्शियम से। हड्डियों के निर्माण के लिए ये बहुत आवश्यक है। इसके स्रोत हैं मवेशी वर्ग में दूध, अंडा, अल्प मात्रा में मछली आदि। पौधा वर्ग में आएगा बादाम, मूली, हरी पत्ती वाली सब्जियां आदि। अगला हेडिंग है कार्य। तो हड्डी एवं दांत के निर्माण में सहायक। अगला पॉइंट है हृदय के मांसपेशियों के लिए सहायक। इसके न्यूनता का प्रभाव क्या होगा? इसकी कमी से रोग, तो रिकेटस रोग एवं ऑस्टोमेलेसिया रोग। जो विटामिन D की कमी से रोग होता था, इसमें कैल्शियम में भी ऑस्टोमेलेसिया और रिकेटस रोग होगा, जिसको सूखा रोग बोलते हैं रिकेटस को। फिर अगला पॉइंट है गुर्दा में पथरी का होना। अब हेडिंग है फास्फोरस। फास्फोरस हड्डी एवं दांत की रचना के लिए आवश्यक है। यह चयापचय क्रिया में भी मुख्य भूमिका अदा करता है। जो फास्फोरस है ये हड्डी और दांत की रचना के लिए होता है, या फिर खाना पचाने में भी, चयापचय में भी इसका भूमिका है। तो इसके हेडिंग है स्रोत। क्या क्या स्रोत है? तो मवेशी वर्ग में अंडे की पीली जर्दी, मांस आदि। पौधा वर्ग में आएगा सिर्फ हरी सब्जियां। अगला हेडिंग है कार्य। तो हड्डी एवं दांत की रचना में सहायक होते हैं, फिर चयापचय क्रिया में सहायक, फिर मांसपेशियों के निर्माण में सहायक। अगला हेडिंग है लोहा आयरन। यह शरीर में हीमोग्लोबिन के लिए एक अति आवश्यक तत्व है। इसके स्रोत हैं मवेशी वर्ग में मांस, अंडा, मछली आदि। पौधा वर्ग में आएगा पालक, खजूर, हरी पत्ती वाली सब्जियां, दाल आदि। हेडिंग है कार्य। हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए, शरीर में लाल रक्त कण के विकास के लिए, प्राणवायु के वहन में सहायक। प्राणवायु को हम लोग ऑक्सीजन बोलते हैं। अगला पॉइंट है न्यूनता का प्रभाव। तो रक्त अल्पता होगा, फिर हुक वर्म की बीमारी लगने में सहायक होती है। हुक वर्म होता है जो नंग पेन आप लोग शौचालय में जाते हैं तो हुक वर्म रोग होता है। अगला पॉइंट है आयोडीन।
यह हार्मोन का निर्माण करती है जिसे थायरोक्सिन कहते हैं। जो हार्मोन इसको कहते हैं थायरोक्सिन हार्मोन, ये हार्मोन का निर्माण करता है आयोडीन। इसके स्रोत क्या है? तो मवेशी वर्ग में मछली, समुद्री भोजन आदि। समुद्र में जो भी भोजन प्राप्त होते हैं वो, या फिर मछली से। पौधा वर्ग में आएगा नमक, फूल गोभी, खारा जल आदि। इसके कार्य क्या क्या है? तो हार्मोन की उत्पत्ति में सहायक। न्यूनता का प्रभाव, इसकी कमी से कौन सा रोग होगा? तो ग्वाइटर रोग, सुस्ती रोग। अगला हेडिंग है संतुलित भोजन। संतुलित भोजन वो भोजन है जिसमें सभी आवश्यक पोषक तत्व उचित मात्रा में मौजूद होते हैं, जो शरीर को ऊर्जा, विकास और स्वास्थ्य की आवश्यकताओं को पूरा करती हैं। जो भी संतुलित भोजन है, सारे पोषक तत्व मौजूद होते हैं जो हमारे शरीर को स्वस्थ बनाए रखने में, फिर ऊर्जा प्रदान करने में और शरीर को विकास प्रदान करने में आवश्यक होते हैं, तो वो संतुलित भोजन होते हैं। संतुलित भोजन से लाभ क्या क्या है? जैसे ऊर्जा मिलती है, रोगों से बचाव होता है, वजन ठीक रहता है, बीमारियों का खतरा कम होता है। अगर हम अच्छे से संतुलित मतलब भोजन ग्रहण करेंगे तो ये सब सारी चीज़ें लाभ होंगी। ऊर्जा हमारे शरीर को मिलेगा, फिर बाहरी रोग हमारे शरीर के अंदर आक्रमण नहीं करेंगे, फिर वजन भी ठीक रहेगा, मेंटेन रहेगा, ना ज़्यादा ना कम। अगला हेडिंग है संतुलित आहार। संतुलित आहार में मतलब भोजन की कौन कौन सी किस्म होते हैं, वयस्क पुरुष को कितना देना चाहिए, वयस्क महिला हुई, बच्चे, लड़का लड़की लोग को कितना प्रतिदिन ग्राम लेना चाहिए। तो भोजन की किस्में हो गए अनाज, दाल, हरी सब्जी, दूध, तेल, वसा, चीनी, गुड़। जो हल्का काम करने वाले लोग हैं या फिर मध्य काम करने वाले लोग या फिर कड़ा काम करने वाले। हल्का काम करने वाले लोग जैसे जो घर पे रहते हो, थोड़ा बहुत वर्क करते हो, फिर खाना पीना मतलब खाना बनाना, खाना पीना, सोना, थोड़ा बहुत काम करना, वो हल्के काम में आते हैं। मध्य काम में जो लोग ड्यूटी पे जाते हो ऑफिस पे, वो लोग मध्य काम करने वाले लोग होते हैं। फिर कड़ा काम करने वाले जिसमें मजदूर हुए, किसान हुए, ये लोग क्या है कड़े काम करने वाले में आते हैं, वर्ग में आते हैं। तो जैसे में अनाज हुआ तो ये वयस्क पुरुष को, जो हल्का काम करने वाले लोग हैं उनको 460 ग्राम प्रतिदिन लेना चाहिए, और जो मध्य काम करने वाले लोग हैं उनको 520 ग्राम, और जो कड़ा काम करने वाले लोग हैं उन लोगों को प्रतिदिन 670 ग्राम लेना चाहिए। ये वयस्क पुरुष का है प्रतिदिन अनाज। फिर वयस्क महिला जो हल्का काम करने वाली हैं उनको क्या करना है 410 ग्राम प्रतिदिन लेना है। जो मध्य काम करने वाले लोग हैं उन लोग को 440 ग्राम प्रतिदिन। जो कड़ा काम करने वाली हैं उनको 575 ग्राम प्रतिदिन। फिर 1 से 3 वर्ष के लिए 175 ग्राम प्रतिदिन। फिर 4 से 6 वर्ष के लिए 270 ग्राम प्रतिदिन। फिर लड़का हुआ जो 10 से 12 वर्ष का है उसको 420 ग्राम प्रतिदिन लेना चाहिए। लड़की हुई जो 10 से 12 वर्ष है उसको 380 ग्राम प्रतिदिन। ये क्या करना चाहिए? बैलेंस डाइट लेते रहना चाहिए अनाज का। उसी प्रकार दाल का भी, हरी सब्जी, दूध, तेल, वसा, सबका प्रतिदिन इतना लेना चाहिए। संतुलित आहार में हम लोग को इतना शामिल करना चाहिए डोज। तो हेल्थ प्रमोशन जो सब्जेक्ट था वो ज़्यादा चैप्टर फर्स्ट ज़्यादा लॉन्ग वीडियो चला जा रहा था, तो उसको 2 भाग में बांटे हुए थे, फर्स्ट और सेकेंड। तो फर्स्ट भाग तो कंप्लीट हो गया था, सेकेंड वाला भाग आज कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट वीडियो चैप्टर फर्स्ट समाप्त हो चुका है। अब अगली वीडियो में चैप्टर 2 से स्टार्ट करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।